ब्लैक ट्रैक पर वाक़या जज़ीरों के सामने से उनकी लांच इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गुजरती चली गई, लेकिन किसी भी जज़ीरे की तरफ से कोई मदाखलत सामने न आई। लांच के ऊपर मादाम राकली के खून से रंगा हुआ सुर्ख झंडा तेज़ हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। तनवीर, यार्की और माइकल इस सारे सफ़र में बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे, क्योंकि वो तीनों ही अपने अपने ख्यालात में गुम थे। तनवीर को मुसलसल ये फिक्र खाए चली जा रही थी कि वो लेट ना हो गया हो, क्योंकि ये मिशन ही ऐसा था जिसमें कमांडर हारिस तक फ़ौरन पहुंचना ज़रूरी था। लेकिन उसे मालूम था कि लीसाक ने जजीरा टार्जन के गिर्द ऐसा हिफाजती इंतज़ाम यकीनन कर रखा होगा कि अगर वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहां पहुंचने की कोशिश करता तो उसे फ़िज़ा में ही हिट कर दिया जाता। इसलिए उसने लॉन्च के सफ़र के साथ साथ ब्लैक ट्रैक वाला रास्ता इख्तियार किया था, ताकि जल्द अज जल्द जजीरे तक पहुंच जाते। गो ब्लैक ट्रैक के रास्ते में उसे खतरात के मुतालिक बता दिया गया था, लेकिन यार्की ने उसे यह कहकर तसल्ली दी थी कि डेविड का नाम सामने आते ही वो लोग उनके साथ कोई तारुज़ न करेंगे। लेकिन रेवेंडो ग्रुप ने न सिर्फ तारुज़ किया बल्कि उन्हें रोक कर ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश भी की। लेकिन तनवीर ने न सिर्फ उनका ख़त्म कर दिया था बल्कि उसने इंतहाई ज़हानत से काम लेते हुए ब्लैक ट्रैक पर मौजूद आइंदा 8 जजीरों से भी होने वाली मुदाखलत का रास्ता रोक लिया था। लेकिन इसके बावजूद उसका जी यही चाह रहा था कि वो फौरन उड़कर जजीरा टार्जन पहुंच जाए। बॉस, ये आखिरी जजीरा भी गुजर गया है। अब यहाँ से 8 मील दूर ब्लैक ट्रैक का लास्ट टर्न आएगा और उसके बाद जजीरा टार्जन बिल्कुल करीब हो जाएगा। सिर्फ 15 मील, माइकल ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो, तनवीर ने होंठ पिंचते हुए कहा। बॉस, लीसाक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने यकीनन जजीरा टार्जन के गिर्द न सिर्फ साइंसी हिसार कैम कर रखा होगा बल्कि उसने यकीनन अपने आदमी भी यहाँ तैनात कर रखे होंगे, माइकल ने कहा। ओह, ये बात तो मैं मादाम राकली से पूछना ही भूल गया कि लीसाक ने तो रेवेंडो को मुझे कत्ल करने के लिए कहा था। फिर उसने यकीनन नतीजे के लिए कॉल किया होगा। क्या ये मादाम राकली ने उसे कोई जवाब दिया? तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। उस लीसाक के पास यकीनन कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है जिससे उसे हमारी हर हरकत का इल्म हो जाता है। अब देखो, ब्लैक ट्रैक पर सफ़र के मुतालिक किसी को इल्म नहीं, लेकिन हमारे सफ़र पर रवाना होते ही उसने रेवेंडो को हमारे मुतालिक इत्तला दे दी और अब भी यकीनन उसे इल्म होगा कि हम रेवेंडो और उस मादाम राकली को कत्ल करके जजीरा टार्जन की तरफ बढ़ रहे हैं, यार्की ने होंठ चबाते हुए कहा। अगर उसे इल्म है बॉस, तो फिर हम इंतहाई शदीद खतरे में हैं। हो सकता है लास्ट टर्न पर उसकी असला बरदार किश्तियाँ हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हों और हमें देखते ही वो हम पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश कर दें। माइकल ने लॉन्च की रफ्तार यकलख्त कम करते हुए कहा। ये लास्ट टर्न क्या है जिसका तुम बार बार जिक्र कर रहे हो? तनवीर ने पूछा। बस यहाँ से जरा आगे समुंदर के अंदर ऊंची नीची चट्टानों का एक तवील सिलसिला शुरू हो जाता है, जिनके दरमियान एक ही महफूज रास्ता है। जहाँ ये चट्टानें ख़त्म होकर दोबारा खुला समुंदर शुरू हो जाता है, वहाँ ये रास्ता एक तवील मोड़ काट कर निकलता है। उसे ब्लैक ट्रैक वाले लास्ट टर्न और जजीरा टार्जन वाले फर्स्ट टर्न कहते हैं, माइकल ने वजाहत करते हुए कहा। तुम्हें इस रास्ते का इल्म है? तनवीर ने चौंक कर पूछा। मैं हजारों बार इस रास्ते से गुजरा हूं बॉस, इसलिए रास्ते की तो आप फिक्र ना करें, आगे के मुतालिक अलबत्ता आप सोच लें, माइकल ने जवाब दिया। क्या जजीरा टार्जन के आदमी इन चट्टानों में छुपे हुए होंगे? तनवीर ने पूछा। ओह बिल्कुल नहीं, ये लोग एक दूसरे की हदूद का इंतहाई सख्ती से ख्याल रखते हैं, इसलिए अगर वो मौजूद होंगे तो यकीनन लास्ट टर्न के बाद होंगे, माइकल ने सर हिलाते हुए कहा। ओके,
फिर ऐसा है कि लास्ट टर्न से कुछ पहले तुम लॉन्च किसी और में रोक लेना। मैं गोताखोरी का लिबास पहनकर आगे जाऊंगा और फिर जैसी भी सूरत हाल होगी वैसे ही निमट लिया जाएगा, तनवीर ने कहा। हाँ, ये अच्छा तरीका है, मैं भी साथ चलूंगी, यार्की ने सर हिलाते हुए कहा। बॉस, ऐसा क्यों ना करें कि लॉन्च वहीं चट्टानों में छोड़कर हम गोताखोरी करते हुए आगे बढ़ें। इस जदीद तरीन लिबास में आसानी से 4-5 मील का सफ़र कर सकते हैं। अगर इस दौरान लीसाक के आदमियों की कोई लॉन्च नज़र आई तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे, और अगर तादाद ज़्यादा हुई तो फिर हम वापस अपनी लॉन्च पर आ जाएंगे, माइकल ने कहा। नहीं, वापसी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जबकि वहां कोई लॉन्च न हो, वरना हम उन्हीं की लॉन्च में आगे सफ़र करेंगे, तनवीर ने फैसला कुन लहजे में कहा, और माइकल और यार्की दोनों ने सर हिला दिए। माइकल ने लॉन्च की रफ्तार तेज कर दी और फिर थोड़ी देर बाद वाकई समुद्र में ऊंची नीची चट्टानों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। उनमें से बेशुमार चट्टानें पानी के अंदर छुपी हुई थीं, जबकि कई के किनारे बाहर निकले हुए थे। यह वाकई इंतहाई खतरनाक इलाका था और मामूली सी गलती से तेजी से चलती हुई लॉन्च पानी के अंदर छुपी हुई किसी चट्टान से टकरा सकती थी, और इस सूरत में यकीनन उसके परखचे उड़ सकते थे। लेकिन माइकल वाकई उस रास्ते से पूरी तरह वाकिफ था। वो लॉन्च को उस तरह तेजी से घुमाता हुआ इन चट्टानों के दरमियान से गुजारे चला जा रहा था कि तनवीर को उसकी महारत पर हैरत हो रही थी। पहली बार उसे माइकल की जरूरत का एहसास हुआ था। कम अज कम वो या यार्की इन चट्टानों को इस तरह किसी सूरत में भी क्रॉस ना कर सकते थे। वो लाजमन किसी न किसी चट्टान से लॉन्च टकरा बैठते और उसके बाद लॉन्च के साथ साथ उनका अपना अंजाम भी अज़र मिन शम्स था। लेकिन माइकल लॉन्च को बड़ी महारत से उस खतरनाक तरीन रास्ते पर चलाए जा रहा था। तनवीर और यार्की दोनों खामोश बैठे थे ताकि माइकल का जहन उस रास्ते की तरफ ही मरकूज रहे। तकरीबन आधे घंटे तक लॉन्च को इंतहाई टेढ़े मेढ़े रास्ते पर दौड़ाने के बाद माइकल ने लॉन्च की रफ्तार कम कर दी और तेजी से दौड़ती हुई लॉन्च आहिस्ता होते हुए बिल्कुल ही रुक गई, और माइकल उसे घुमाकर दो बड़ी चट्टानों के दरमियान ले आया और फिर उसने लॉन्च को वहीं एक चट्टान के किनारे के साथ हुक कर दिया। बॉस, अब लास्ट टर्न का आखिरी हिस्सा बिल्कुल करीब है, ज्यादा से ज्यादा 2 फरलांग। माइकल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वेरी गुड माइकल, तुमने वाकई बेपनाह महारत का सबूत दिया है, वरना यह खौफनाक रास्ता यकीनन हमें ले डूबता, तनवीर ने मुस्कुराकर उठते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, आपकी तारीफ ने मेरा हौसला बुलंद कर दिया है, माइकल ने खुश होते हुए कहा। अब जल्दी से गोताखोरी के लिबास पहनो और असले के थैले भी साथ ले लो, हो सकता है हमें उसकी जरूरत पड़े, तनवीर ने कहा, और वो तीनों ही अपना अपना लिबास पहनने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद वो पुश्त पर असले के मखसूस थैले एडजस्ट करके समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो गए। मैं आगे आगे रहूंगा बॉस, वरना वो खौफनाक शार्कें यहां से करीब ही रहती हैं। अगर हम उस तरफ जा निकले तो फिर उन्होंने हमें लम्हों में चीर फाड़ देना है, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, तुमने तो कहा था कि रास्ते में शार्क मछलियों का एक कबीला आता है, तनवीर ने चौंक कर कहा। वो कबीला इन्हीं चट्टानों के दरमियान रहता है, मैंने लॉन्च उस रास्ते पर डाली ही नहीं, हालांकि वो रास्ता कम खतरनाक है, माइकल ने कहा, और तनवीर ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद वो तीनों गोताखोरी के लिबास पहने हुए समुद्र में उतर गए।
तीनों के हाथों में वाटर रॉकेट गनें थीं। माइकल आगे था और यार्की और तनवीर उसकी पैरवी कर रहे थे। वो चट्टानों के दरमियान घूमते हुए थोड़ी देर बाद खुले समुद्र में आ गए। अब उन्होंने आपस में खासा फासला कर लिया था ताकि अगर अचानक किसी पर कोई अफताद पड़े तो दूसरे उसे संभाल सकें और वो इकट्ठे ना मारे जाएं। तनवीर ने अपने सर पर पहने हुए शीशे के बने हुए मखसूस कंटोप की साइड पर एक बटन दबाया तो कंटोप के ऊपर से एक एरियल नुमा तार तेजी से सतह समुद्र की तरफ उठती गई और चंद लम्हों बाद उसका ऊपर का घुंडी नुमा सिरा सतह समुद्र से बाहर निकल गया और उसके साथ खटाक की आवाज के साथ तनवीर की आंखों के सामने एक रोशन शीशा सा उतर आया और अब इस शीशे में तनवीर पानी के अंदर रहकर सतह समुद्र से बाहर का मंजर देख रहा था। बॉस, मैंने देख लिया है, ये 8 लांचे हैं जो काफी फासले पर मौजूद हैं। अचानक माइकल की आवाज तनवीर के कानों में पड़ी और वो चौंक पड़ा। किस तरफ हैं? तनवीर ने कहा। शुमाल मशरक की तरफ, जहां समुद्र के एक हिस्से में ऊंची घास उगी हुई है। ये एक ज़ेरे आब जजीरा है जिस पर यह समुद्री घास उगी हुई है। ये लांचें उसके किनारों पर मौजूद हैं, माइकल ने जवाब दिया। और तनवीर ने शुमाल मशरक की तरफ घूमकर देखा तो उसे दूर समुद्र में धब्बे से दिखाई दिए। ये धब्बे समुद्र में काफी दूर तक फैले हुए थे। माइकल चूंकि तनवीर से काफी आगे मौजूद था इसलिए उसने किश्तियां पहले चेक कर ली थीं। क्या जजीरा टार्जन जाने के लिए हमें यही रास्ता इख्तियार करना होगा? तनवीर ने पूछा। यस बॉस। इस घास वाले जजीरे आप जजीरे को क्रॉस करके हम जजीरा टार्जन तक पहुंच सकते हैं, माइकल ने कहा। ठीक है, फिर आगे बढ़े चलो, तनवीर ने कहा और बटन दबाकर उसने एरियल नीचे कर दिया। उसकी आंखों के सामने वो शीशा भी गायब हो गया और अब वो सिर्फ समुद्र के अंदर देख सकता था। माइकल, यार्की और तनवीर तीनों तेजी से तैरते हुए शुमाल मशरक की तरफ बढ़े जा रहे थे। वो खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे लेकिन बहरहाल उनकी रफ्तार लांच की निस्बत तो इंतहाई कम थी। माइकल सबसे आगे था और यार्की और तनवीर फैलकर 2 सिमतों में उसके पीछे तैर रहे थे। माइकल और इन दोनों के दरमियान 100 गज का फासला था और फिर तैरते तैरते उन्हें समुद्र के अंदर दूर से वो ज़ेरे आब जजीरा और उस पर उगी हुई घास नजर आने लगी। लांचें चौके सतह आप पर होंगी इसलिए वो उन्हें नजर ना आ रही थीं। अभी वो ज़ेरे आब जजीरे से कुछ फासले पर थे कि यकलख्त उन्हें पानी में शदीद हलचल का एहसास हुआ और इसके साथ ही रोशनी की 3 लकीरें इस कदर तेज रफ्तारी से उन तीनों की तरफ अलग-अलग बढ़ीं कि उन्हें सिर्फ एक बार पलक झपकाने का ही मौका मिल सका और दूसरी पलक झपकाने से पहले ही रोशनी की वो लकीरें उनसे टकरा चुकी थीं और रोशनी की ये लकीरें जैसे ही तनवीर की जिस्म से टकराईं वो पानी में ही उल्ट गया। उसके सर पर पहना हुआ कंटोप एक खौफनाक धमाके से फटा और सिर्फ उसके फटने के धमाके की आवाज़ थी जो उसके कानों तक पहुंचने वाली आखिरी आवाज़ थी। इसके बाद उसके ज़हन पर रैली का दबीज पर्दा फैलता चला गया। फिर अचानक तनवीर के ज़हन में रोशनी का एक नुक्ता सा चमका। ये नुक्ता तेजी से फैलता चला गया। उसके साथ ही तनवीर के एहसासात यकलख्त जाग उठे और पूरे जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ने लगीं। दर्द की इन तेज लहरों ने उसके शऊर और ज्यादा तेजी से जगा दिया और उसकी आंखें खुल गईं। इस सरसर तेजी से इधर उधर घूमा और फिर उसे एहसास हुआ कि वो एक चौबी कमरे के फर्श पर लेटा हुआ है और ये कमरा आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। उसके साथ ही माइकल और यार्की भी लेटे हुए थे। उन दोनों की आंखें बंद थीं लेकिन उन दोनों के जिस्मों में हल्की हल्की लर्जिश थी। इन तीनों के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और पैरों में भी रस्सियां बंधी हुई थीं। जिस्म पर मौजूद गोताखोरी का लिबास गायब था।
और वो अपने आम लिबास में थे। तनवीर ने अपने जिस्म को ऊपर उठाने की कोशिश की और फिर उठकर बैठ गया। दूसरे लम्हे कमरे की सख्त का एहसास होते ही उसे मालूम हो गया कि वो किसी बड़ी लांच के नीचे बने हुए केबिन में मौजूद है। उसी लम्हे माइकल और यार्की की कराहें सुनाई दी और फिर उनकी आंखें भी खुल गईं। उठकर बैठ जाओ, हम किसी लांच के केबिन में मौजूद हैं, तनवीर ने कहा। और तनवीर की आवाज़ सुनते ही वो दोनों एक झटके से उठ बैठे और फिर हैरत से इधर उधर देखने लगे। ओह, हम पर कोई जदीद साइंसी आला इस्तेमाल किया गया है, माइकल ने सर को झटकते हुए कहा। हाँ, उन्होंने यकीनन ऊपर से हमें चेक कर लिया था, लेकिन इस बात पर हैरान हूं कि उन्होंने अब तक हमें जिंदा क्यों रखा हुआ है, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, तुमने मादाम वाले जजीरे में हाथ पर बंधी हुई रस्सी खोल ली थी, क्या अब नहीं खोली? मैं तो इस तरह बैठे बैठे सख्त थक गया हूं, माइकल ने परेशान से लहजे में कहा। वो स्मगलर थे, लेकिन ये सीक्रेट एजेंट हैं, इनकी गांठें उनसे बहुत मुख्तलिफ होती हैं, तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसका कहना दुरुस्त भी था। जब उसे होश आया तो वो मुसलसल गलाइयों पर बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांठ कुछ इस अंदाज में लगाई गई थी कि वो किसी तरह खुलने में ही ना आ रही थी। और फिर इससे पहले कि कोई बात मजीद होती, उनके सामने मौजूद कैबिन का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और 3 अफराद अंदर दाखिल हुए। उनमें से आगे वाला आदमी खासा देवकामत था और उसके चेहरे पर मौजूद जख्मों के बेशुमार निशानात बता रहे थे कि उसकी सारी जिंदगी लड़ाई बड़ाई में ही गुजरी है। उसके पीछे 2 नौजवान थे जिन्होंने हाथ में मशीन गनें उठाई हुई थीं। तो तुम्हें होश आ गया? देवकामत आदमी ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हारे सामने बैठे हैं मिस्टर, तनवीर ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा। अस्कॉट, मेरा नाम अस्कॉट है और अब मैंने तारुफ करा दिया है तो तुम भी अपना तारुफ करा दो। वैसे मैं इतना जानता हूं कि ये लड़की डेविड की बेटी यार्की है और तुम दोनों में से एक का नाम माइकल और दूसरे का नाम स्कॉट बलोटन है, स्कॉट ने उसी तरह जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम स्कॉट बलोटन है, तनवीर ने जवाब दिया। गुड, मेरा अपना भी यही ख्याल था। वैसे तुम जिस तरह रेवेंडो ग्रुप से निमटकर ब्लैक ट्रैक को क्रॉस करके आए हो, मुझे उस पर हैरत है। हालांकि मादाम राकली ने बास को भी इतला दी थी कि उसने तुम्हारे समेत तुम्हारी लांच मिसाइल मारकर तबाह कर दी है, लेकिन हमारा बॉस बेहद मोहतात रहने का आदी है और ये उसकी एहतियात का नतीजा है कि आज तुम यहाँ इस हालत में मौजूद हो, अस्कॉट ने उसी तरह जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। यह जहरीली मुस्कुराहट शायद उसकी आदत सानिया बन चुकी थी। तुमने हमें अब तक जिंदा क्यों रखा हुआ है? तनवीर ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो काफी देर से उसके ज़हन में कलबुला रहा था। असल बात बताऊं, अस्कॉट ने उसी तरह जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तनवीर ने सर हिलाते हुए पूछा। मुझे बॉस से ये सुनकर वाकई हैरत हुई थी कि तुमने रेवेंडो को मार गिराया है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि रेवेंडो में 50 गैंडों जितनी ताकत मौजूद है और वो इस सारे इलाके में नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। चुनांचे मैं ये देखना चाहता था कि तुमने रेवेंडो को ताकत से शिकस्त दी है या छुपकर मार गिराया है। तुम्हारा जिस्म देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुमने यकीनन उसे धोखा किया होगा, वरना रेवेंडो तुम्हारे जैसे 10 के बस का। अस्कॉट ने तेज तेज लहजे में कहा। वो चैलेंज के नतीजे में मारा गया है, मैंने उसे चैलेंज में शिकस्त दी है।
तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा और कैबन स्कॉट के मुंह से निकलने वाले तंजिया कैंके से गूंज उठा। वाह, शायद ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हें झूठ पर यकीनन कोई बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तुम चूहे रमेंडो को चैलेंज देकर मार गिराओ, स्कॉट ने हंसते हुए कहा। झूठ सच का फैसला मैदान में ही हो सकता है, अगर चाहो तो आजाद करके देख लो। तनवीर ने बड़े सपाट लहजे में जवाब दिया। ओह, तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मतलब ये कि तुम मुश्किल मौत मरना चाहते हो? स्कॉट ने आंखें फाड़ते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि तनवीर कोई जवाब देता, अचानक दरवाजे में एक नौजवान नमूदार हुआ। बॉस, मार्टी की कॉल है, उस नौजवान ने कहा और हाथ में पकड़ा हुआ ट्रांसमीटर, जिसमें से हल्की हल्की टूं टूं की आवाजें सुनाई दे रही थीं, स्कॉट की तरफ बढ़ा दिया। यस, स्कॉट अटेंडिंग ओवर। स्कॉट ने ट्रांसमीटर हाथ में लेते हुए उसका बटन दबाकर कहा। मार्टी स्पीकिंग, क्या रिपोर्ट है? तुम्हारी कॉल आई थी मगर मैं उस वक्त राउंड पर था, ओवर। दूसरी तरफ से एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। विक्ट्री बॉस, हमने फर्स्ट टर्न पर स्कॉट बुलेटन, यार्की और माइकल को चेक कर लिया था। वो जदीद तर्ज का गोताखोरी का लिबास पहने समुद्र के अंदर गहराई में तैरते हुए रेड स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने रेड रेज के जरिए उन्हें समुद्र में ही बेहोश कर दिया और अब वो मेरे सामने बंधे हुए बैठे हैं। उन्हें होश आ चुका है, ओवर। स्कॉट ने तनवीर, यार्की और माइकल की तरफ देखते हुए कहा। तुमने तसल्ली कर ली है कि ये वाकई वही लोग हैं, ओवर? दूसरी तरफ से मार्टी ने पूछा। बिल्कुल बॉस, वैसे उनके पास इंतहाई जदीद तरीन असला था और अगर हम यहाँ मौजूद ना होते तो ये सारा हिफाजती निज़ाम तोड़कर जजीरे तक पहुंच जाते, ओवर। स्कॉट ने जवाब दिया। अगर तुम्हारी तसल्ली हो गई है तो इन तीनों को हलाक करके एक लॉन्च में जजीरे पर उनकी लाशें भिजवा दो और तुम अभी वहीं ठहरो जब तक बॉस तुम्हारी वापसी का हुक्म ना दे, ओवर। मार्टी ने कहा। ठीक है बॉस, मैं इनकी लाशें लॉन्च नंबर 6 में भिजवा रहा हूं। उस लॉन्च पर जैकी साथ आएगा, ओवर। स्कॉट ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से मार्टी ने कहा और स्कॉट ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे उस नौजवान के हाथ में पकड़ाया जो उसे लेकर आया था। इन तीनों को लेकर लॉन्च नंबर 6 में आ जाओ, जैगर। मैं उसकी वापसी का निज़ाम चेक कर लूं। स्कॉट ने अपने पीछे खड़े हुए मुसला नौजवान से कहा और फिर तेजी से वापस मुड़कर कैबिन के दरवाजे से बाहर निकल गया। उठकर खड़े हो जाओ मिस्टर, जैगर ने आगे बढ़कर तल्ख लहजे में इन तीनों से कहा। हमारे पैरों में बंधी रस्सियां खोलोगे तो मिस्टर जैगर हम उठकर खड़े होंगे और तुम्हारे साथ चल सकेंगे, तनवीर ने कहा और जैगर अपने साथी की तरफ मुड़ गया। रॉकी, पहले इन तीनों की कलाइयों में बंधी हुई रस्सियां चेक करो और फिर इनके पैरों की रस्सियां खोल दो, जैगर ने कहा और दूसरा आदमी सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। उसने उनके अकब में आकर बाकायदा उनकी कलाइयों में बंधी हुई रस्सियों को चेक किया और फिर उनकी तरफ से मुतमईन होने के बाद उसने इन तीनों के पैरों की रस्सियां खोल दी और वो तीनों उठकर खड़े हो गए। रॉकी मशीन गन लिए अब उनके अकब में था, जबकि जैगर उनके सामने। मेरे पीछे आ जाओ, जैगर ने कहा और कैबिन के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। तनवीर आगे बढ़ा और फिर वो तीनों यके बाद दीगरे एक दूसरे के पीछे चलते हुए कैबिन के दरवाजे से बाहर आ गए। ऊपर सीढ़ियां जा रही थीं। सीढ़ियां चढ़कर जब वो ऊपर पहुंचे तो वो एक खासी जदीद और वसी लॉन्च के अरशे पर पहुंच गए। वहां 8 लॉन्चें मौजूद थीं जो एक दूसरे के साथ लगी हुई खड़ी थीं। जैगर उन्हें मुख्तलिफ लॉन्चों पर से लेता हुआ आखिरी लॉन्च पर ले आया। उस लॉन्च पर स्कॉट के साथ एक और आदमी भी खड़ा था।
लॉन्च की साइड पर 6 का बड़ा सा हिंसा दूर से लिखा हुआ नजर आ रहा था। जैकी, तुमने इन तीनों की लाशें लेकर स्पेशल वे से जाना है और उन्हें बॉस मार्टी के हवाले करके वापस आ जाना है, अस्कॉट ने उन तीनों के इस लॉन्च में पहुंचते ही कहा। लेकिन अस्कॉट, ये तीनों तो जिंदा हैं, तुम तो लाशों की बात कर रहे थे, जैकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये अभी लाशों में तब्दील हो जाएंगे, डोंट वरी, अस्कॉट ने सर हिलाते हुए कहा। अस्कॉट, ये लड़की बहुत खूबसूरत है, क्या ख्याल है इसे जिंदा ना ले जाया जाए? बॉस उसे मुर्दा देखकर शायद नाराज हो जाए, जैकी ने यार्की की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे नहीं, आजकल पाटला जजीरे पर मौजूद है और तुम जानते हो जब पाटला मौजूद हो तो बॉस किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, अस्कॉट ने कहा और फिर वो तनवीर से मुखातिब हो गया। मिस्टर स्कॉट ब्लोटन, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ताकत का मुजाहरा नहीं देख सकूंगा, वरना मैं तुम्हें गोलियां मारने की बजाय तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारी लाश भेजता। लेकिन बॉस मामूली सी देर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मजबूरी है। जैगर और रॉकी इधर सामने आ जाओ और इन्हें गोलियों से उड़ा दो, अस्कॉट ने कहा और इन तीनों के साथ खड़े हुए जैगर और रॉकी उसकी बात सुनते ही तेजी से दौड़कर उन तीनों के सामने आ गए। एक मिनट मिस्टर अस्कॉट, तनवीर ने कुछ कहना चाहा। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा कुछ कहना अब फजूल है, अस्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त न लूंगा, अस्कॉट, सिर्फ एक बात करना चाहता हूं, अगर तुम सुन लो, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हो? अस्कॉट ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो बड़े बेजाराना लहजे में बात कर रहा हो। सिर्फ इतना बता दो कि ये स्पेशल वे क्या चीज है, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तुम क्यों पूछना चाहते हो? अस्कॉट तनवीर की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। अगर बता दोगे तो कोई हर्ज तो नहीं है, जाहिर है मैंने अभी लाश में तब्दील हो जाना है। वैसे अगर तुम लाश से भी कोई खतरा महसूस कर रहे हो तो ये और बात है, तनवीर ने इस बार कदरे तंजिया लहजे में कहा। मैंने जिंदा आदमी से कभी खतरा महसूस नहीं किया, लाश से क्या करना है, लेकिन तुम्हें इससे क्या फायदा हासिल होगा, मैं इस बात पर गौर कर रहा हूं, अस्कॉट ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा। पहले तुम्हें जल्दी थी, अब तुम खुद देर लगा रहे हो, तनवीर ने हंसते हुए कहा। सुनो, शायद तुम्हारे जहन में कोई बात हो कि तुम जिंदा बच जाओगे तो उसे जहन से निकाल दो। वैसे मैं बता देता हूं, हम स्पेशल वे उस रास्ते को कहते हैं जो जजीरा टार्जन तक ग्रासलैंड के जनूब मगरिब की तरफ से घूम कर जाता है, अस्कॉट ने होंठ सुकेड़ते हुए कहा। शुक्रिया अस्कॉट, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और अस्कॉट सर झटकते हुए जैगर और रॉकी की तरफ मुड़ गया। वो शायद उन्हें फायरिंग का हुक्म देना चाहता था कि अचानक तनवीर बिजली की सी तेजी से उछला और फिर जैसे वो हवा में उड़ता हुआ सामने खड़े जैगर और रॉकी से इस तरह टकराया कि इन दोनों के करीब जाकर उसका जिस्म तेजी से घूमा और फिर उसकी फैली हुई लातें उन दोनों के जबड़ों पर पूरी कुव्वत से पड़ी और वो दोनों चीखते हुए उछलकर समुद्र में गिरे ही थे कि यकलख तड़तड़ाहट की तेज आवाज से जैकी और अस्कॉट दोनों लट्टू की तरह घूमते हुए लॉन्च में गिरे और तनवीर बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे उसके हाथों में मौजूद मशीन गन ने एक बार फिर मुसलसल शोले उगलने शुरू कर दिए और पलक झपकने से भी कम अरसे में बाकी लांचों पर खड़े हुए अफराद गोलियों की घूमती हुई बाढ़ की जद में आकर मक्खियों की तरह अपनी अपनी लांचों में गिरते चले गए।
तनवीर ने वाकई इंतहाई हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया था, एक नामुमकिन कारनामा। उसके हाथ उसी तरह रस्सी से बंधे हुए थे, लेकिन अब उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त की बजाय उसके सामने आ गए थे। वो इस तरह बाजू बुरी तरह मुड़ गए थे और वो उन्हें अपने मुंह तक न उठा सकता था, लेकिन उसके बंधे हुए हाथों में मौजूद मशीन गन पूरी रफ्तार से शोले उगलती चली जा रही थी। उसने जैगर और रॉकी पर हमला इस अंदाज में किया था कि उन्हें बराह रास्त फ्लाइंग किक मारने की बजाय वो उनके करीब पहुंचकर तेजी से कलाबाजी खा गया था। इस तरह उसके घूमकर ऊपर को उठते हुए पैर न सिर्फ उनके जबड़ों पर पड़े थे, बल्कि उसके दोनों हाथ भी उस कलाबाजी की वजह से घूमकर उसके पैरों के नीचे से निकलकर आगे को आ गए थे और उसने गिरते हुए जैगर के हाथों से मशीन गन थाम ली थी। और मशीन गन थामते ही उसने पहली बार जैकी और स्कॉट पर मारी और फिर उसी तरह झुके झुके अंदाज में उसने घूमते हुए बाकी गोलियां एक दूसरे से मुल्क लांचों में मौजूद अफराद पर बरसा दी। और इस तरह पलक झपकने से भी कम अरसे में वो लांचों पर खड़े तमाम अफराद को गोलियों का निशाना बना लेने में कामयाब हो गया था। उसने एक लम्हे के लिए ट्रैगर से उंगली का दबाव हटाया और मशीन गन खामोश हो गई, लेकिन दूसरे लम्हे एक बार फिर उसकी मशीन गन ने शोले उगले और दो लांचों की सीढ़ियों से उभरती हुई खोपड़ियां हजारों टुकड़ों में बिखर गईं। उसने एक बार फिर मशीन गन के ट्रैगर पर दबाव कम किया, लेकिन उसकी तेज नजरें मुहल्का लांचों पर ही जमी हुई थीं। लेकिन जब चंद लम्हों तक लांचों पर कोई आदमी हरकत करता हुआ नजर ना आया तो उसने एक तवील सांस ली। उसने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन का दस्ता लांच के फर्श पर रखा और उसकी नाल उसने अपनी दोनों कलाइयों के दरमियान इस तरह फिट कर दी कि नाल दोनों कलाइयों के दरमियान बंधी हुई रस्सी के बिल्कुल दरमियान में आ गई। तो उसने जल्दी से पैर में मौजूद बूट का अकबी हिस्सा लांच के फर्श पर मारा तो उसकी टो से एक बारीक सा सुआ बाहर निकल आया। तनवीर ने वही पैर ऊंचा किया और फिर उसने पैर को मोड़कर वो बारीक सा सुआ ट्रैगर राउंड में डाला और पैर को नीचे की तरफ दबाकर ट्रैगर पर सुए का जोर डाल दिया। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही कई गोलियां उसकी दोनों कलाइयों को छीलती हुई ऊपर को निकल गईं और मशीन गन नीचे गिर गई, लेकिन तनवीर के हाथ रस्सी की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। ये और बात थी कि उसकी दोनों कलाइयों से खून तेजी से बहने लगा था, लेकिन उसने इस खून की परवाह किए बगैर झुककर मशीन गन उठाई और दौड़ता हुआ साथ वाली लांच पर पहुंच गया। उसने उसके नीचे राउंड लगाया और फिर ऊपर आकर वो उसके साथ साथ वाली लांच पर पहुंच गया। वहां उसकी मशीन गन एक बार फिर तड़तड़ाई और लांच के फर्श पर हरकत करता हुआ एक आदमी साकित हो गया। थोड़ी देर बाद वो सारी लांचों पर चक्कर लगाकर और जो वहां सिर्फ जख्मी थे उन्हें मौत के घाट उतारकर वो वापस 6 नंबर लांच पर आ गया। यहाँ माइकल और यार्की अभी तक बुत बने खड़े थे। उन दोनों की आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर ऐसे तसरात थे जैसे वो बेहोशी और होश की दरमियानी कैफियत से गुजर रहे हों। तनवीर मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा और फिर उसने चंद लम्हों में उन दोनों की कलाइयों पर बंधी हुई रस्सियां खोल दी। ओह ओह स्कॉट ब्लोटन, तुम अजीम हो, तुम हैरत अंगेज आदमी हो। नाकाबिले यकीन यार्की की यकलक तनवीर के पैरों में इस तरह गिर गई जैसे कोई अदनासी कनीज किसी शहनशाह आजम के पैरों में गिरकर बेपनाह अकीदत का इजहार कर रही हो। अरे अरे क्या हुआ, उठो, तनवीर ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा और फिर उसने झुककर यार्की को दोनों कांधों से पकड़कर उठा दिया। बॉस के हाथ जख्मी हैं यार्की, पास खड़े माइकल ने कहा और यार्की ये सुनकर उछल पड़ी। ओह हाँ, यार्की ने जल्दी से तनवीर के हाथ पकड़ते हुए कहा। किसी न किसी लांच में फर्स्ट एड बॉक्स होगा, वो ले आओ। और यार्की तुम अपने थैले ढूंढो, उनमें मेकअप बॉक्स मौजूद है, वो थैले ले आओ, जल्दी करो। तनवीर ने इस बार सख्त लहजे में कहा और वो दोनों ही तेजी से सर हिलाते हुए दूसरी लांचों पर कूद गए, जबकि तनवीर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद यार्की तीनों थैले उठाए उस लांच पर आ गई और इस दौरान माइकल भी एक फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया था।
और फिर उसने बड़ी महारत से तनवीर की दोनों जख्मी कलाइयों की मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी। तुमने वो रास्ता समझ लिया था? मैंने तुम्हारे लिए ही उसे पूछा था। तनवीर ने मुस्कुराते हुए माइकल से पूछा। बस तुम ना ही पूछते तो मुझे मालूम था। बहरहाल अब मुकम्मल वजाहत हो गई। लेकिन बॉस, तुमने वाकई जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसकी तो मुझे ख्वाब में भी तवक्को न की थी। माइकल ने मरहम पट्टी करते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यही समझा था कि आप इस एस्कॉर्ट को काबू में कर लेंगे, माइकल ने कहा। हाथ बंधे हुए थे और वो कमबख्त गिरा किसी तरह खुल ही न रही थी, इसलिए मजबूरन रिस्क लेना पड़ा, वरना मौत तो बहरहाल आनी ही थी। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सुनो, मेरा कदोकामत जैकी की तरह है, इसलिए मैं अपने चेहरे पर जैकी का मेकअप करूंगा। मैंने इस हंगामी वक्त में भी उसे मारते हुए इस बात का ख्याल रखा था कि गोलियां उसकी गर्दन पर पड़ें ताकि उसका लिबास बच जाए और जैकी के चेहरे पर मैं अपना मेकअप कर दूं। तुम दोनों के लिबासों पर मुझे ऐसे निशानात बनाने पड़ेंगे जिससे जाहिर हो कि तुम दोनों गोलियां खाकर मुर्दा हो चुके हो। ये काम जैकी के साथ भी होगा क्योंकि ये लोग खासे जदीद आलात से काम ले रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि वो हमें रास्ते में चेक करें। तनवीर ने अपने थैले की तरफ बढ़ते हुए कहा और माइकल और यार्की दोनों ने सर हिला दिए। फिर तनवीर ने मेकअप बॉक्स निकाला और उसके हाथ तेजी से अपने चेहरे पर चलने लगे। बॉक्स में लगे हुए शीशे में वो साथ साथ अपना बदलता हुआ चेहरा भी देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो मुकम्मल तौर पर जैकी के रूप में आ गया। इस दौरान माइकल ने मुर्दा जैकी का लिबास उतार दिया था। चुनांचे तनवीर ने अपना लिबास उतारा और खुद जैकी का लिबास पहनना शुरू कर दिया, जबकि माइकल ने उसका लिबास मुर्दा जैकी को पहनाना शुरू कर दिया। लिबास की तब्दीली के बाद तनवीर ने जैकी के मुर्दा चेहरे पर अपना स्कर्ट बलोटन वाला मेकअप कर दिया और फिर उसने जैकी के लिबास और माइकल और यार्की के लिबासों पर ऐसे सुर्ख निशानात बना दिए जैसे उन्हें गोलियों की बाढ़ से हलाक कर दिया गया हो। इस सारे अमल की तकमील में उन्हें आधे घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। माइकल ने इस दौरान स्कॉट की लाश को उठाकर समुद्र में उछाल दिया और वो उसी लम्हे तनवीर बुरी तरह उछल पड़ा। अरे वो जैगर और रॉकी, वो तो जिंदा थे, मैं तो उन्हें भूल ही गया, तनवीर ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। बॉस, उनकी फिक्र न करो, यहाँ इस इलाके में शार्क मछलियों की बहुतात है। इधर देखो स्कॉट की लाश का हशर, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा और तनवीर जल्दी से आगे बढ़ा और फिर उसने वाकई खूनखार शार्क मछलियों को स्कॉट की लाश को बुरी तरह नोचते हुए देखकर इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। शार्क मछलियां गो हुजम और लंबाई में बहुत छोटी थीं, लेकिन वो बहुत बड़ी शार्क मछलियों से बहुत तेज और खूनखार नजर आ रही थीं। ओह, वाकई मुझसे बहुत बड़ी हमाकत हो गई कि मैं उन्हें नीचे गिराकर बिल्कुल ही भूल गया था। अगर ये शार्क मछलियां ना होती तो यकीनन हम इस गफलत में मारे जाते, तनवीर ने होंठ चबाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपनी हमाकत पर खुद ही गुस्सा आ रहा हो। अचानक लांच में से टूं टूं की आवाज़ें उभरीं और वो तीनों ये आवाज़ें सुनकर चौंक पड़े। आवाज़ लांच के निचले हिस्से से आ रही थी। तनवीर तेजी से सीढ़ियां उतरता हुआ निचले केबिन में पहुंच गया। वहां केबिन में एक साइड पर खासा बड़ा ट्रांसमीटर दीवार के साथ फिक्स था जिसमें से आवाज़ निकल रही थी। तनवीर ने पहले तो गौर से उसे देखा क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं ट्रांसमीटर का कोई गलत बटन न दब जाए, लेकिन फिर वो उसकी माहियत को समझ गया और उसने उसका ऑपरेशन बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, मार्टी कॉलिंग ओवर, वही आवाज़ सुनाई दी जो इससे पहले तनवीर ने पहली लॉन्च के केबिन में सुनी थी। यस बॉस,
जैकी अटेंडिंग ओवर, तनवीर ने फौरन जैकी के लहजे में बात करते हुए कहा। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ जैकी? कुछ बदली बदली सी लग रही है। ओवर, मार्टी की चौंकी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे जुकाम हो गया है बॉस। ओवर, तनवीर के पास जहर है और कोई बहाना ना हो सकता था। उसने अपनी तरफ से तो जैकी की आवाज और लहजे की पूरी नकल करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो उसमें पूरी तरह कामयाब न रहा था। ओह अच्छा, क्या पोजीशन है, कहाँ हो तुम? ओवर, मार्टी ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। मैं दुश्मनों की लाशें लेकर आ रहा हूं बॉस। ओवर, तनवीर ने कहा। उन्हें मारने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? ओवर, मार्टी ने पूछा। नो बॉस, मशीन गन की बाढ़ ने तीनों का खात्मा कर दिया। वो इस वक्त अर्शे पर पड़ी हैं। ओवर, तनवीर ने जवाब दिया। जल्दी पहुंचो, चीफ बॉस सख्त बेचैन है उन लाशों को देखने के लिए। ओवर, मार्टी ने कहा। यस सर। ओवर, तनवीर ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, मार्टी ने कहा और तनवीर ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर ऊपर अर्शे पर आ गया। उसने माइकल के हाथ में मिसाइल गन देख ली। क्यों मिसाइल गन क्यों? तनवीर ने चौंक कर कहा। मैं इन लांचों को तबाह कर देना चाहता हूं बॉस। कहीं इनका कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से ना गुजरे, इस सूरत में हम फंस जाएंगे, माइकल ने कहा और तनवीर ने सर हिला दिया। माइकल लॉन्च को बाकी लॉन्चों से पहले ही अलहदा कर चुका था, इसलिए लॉन्च अब बाकी लॉन्चों से कदरे फासले पर आ चुकी थी। तनवीर के सर हिलाते ही माइकल ने लॉन्चों पर मिसाइल फायर करने शुरू कर दिए और फिर पैर दर पैर खौफनाक धमाकों से लॉन्चें पुर्जों में बिखरती चली गईं। जब तमाम लॉन्चें टूट फूट कर बिखर गईं तो माइकल ने हाथ रोका। अब ऐसा करो कि सारा सामान थैलों से निकालकर अपनी जेबों में छुपा लो। अब हमें वहां पहुंचते ही उनका इस्तेमाल करना होगा, तनवीर ने कहा। और फिर इन तीनों ने बिजली की सी तेजी से जो सामान जेबों में आ सकता था वो जेबों में भर लिया और बाकी को समुद्र में उछाल दिया। थैले भी उन्होंने समुद्र में उछाल दिए ताकि लॉन्च पर पड़े हुए नजर ना आए। अलबत्ता एक मशीन गन उन दोनों ने अपने जिस्मों के नीचे छुपा ली और फिर वो जैकी की लाश के साथ इस तरह लेट गए जैसे वो भी लाशें हों। तनवीर ने इंजन स्टार्ट किया और दूसरे लम्हे लॉन्च तेजी से आगे बढ़ती गई। उसने मशीन गन इंजन के साथ ही रखी हुई थी। माइकल मुंह के बल उल्टा लेटा हुआ था और इस तरह वो तनवीर को स्पेशल वे के सिलसिले में मुसलसल गाइड करता जा रहा था और लॉन्च तेजी से समुद्र में तैरती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। जहां लंबा रास्ता आ जाता तो माइकल तनवीर को जजीरे की अंदरूनी साख्त के मुतालिक तफसीलात बताना शुरू कर देता। इसका मतलब है कि कमांडर हारिस तहखानों में होगा, तनवीर ने कहा। यस बॉस। लेकिन उस जजीरे पर कदम कदम पर उन्होंने मौत का जाल फैला रखा हुआ। माइकल ने कहा, तुम फिक्र ना करो, एक बार मुझे जजीरे पर पहुंच जाने दो, उसके बाद देखना मैं उनका क्या हशर करता हूं, तनवीर ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर जैसे ही वो एक छोटे से जजीरे के करीब से गुजरे, वहां मौजूद एक लॉन्च तेजी से उनके करीब आई, लेकिन तनवीर ने इस तरह हाथ हिलाया जैसे वो उन्हें हेलो कह रहा हो और लॉन्च उसी तरह वापस मुड़ गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।